हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक सैलरीड पर्सन ITR 1 कैसे फाइल कर सकता है अपने फॉर्म 16 का यूज़ करते हुए। वैसे तो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19, पर इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वो कैश सैलरी का लिया था। आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए कि उन्हें प्रॉब्लम आ रही है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में फॉर्म 16 के साथ, क्योंकि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं सैलरी डिटेल्स को लेकर। तो ITR 1 जो है असेसमेंट ईयर 2018-19 में फाइल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस दूर करने के लिए मैंने ये दूसरा ट्यूटोरियल बनाया है ITR 1 को लेकर। तो ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए रिलेवेंट है जिन्हें फॉर्म 16 मिलता है और जिनका TDS कटता है। इस वीडियो में जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो एक डिटेल्ड फॉर्म 16 का लिया है, जिसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। वो चाहे TDS का डिडक्शन हो, चाहे वो PF का डिडक्शन हो, इवन होम लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का डिडक्शन कैसे लेना है वो भी इस वीडियो में कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ यदि आपके एम्प्लॉयर ने आपका एक्सेस TDS अगर डिडक्ट कर लिया है तो उसका रिफंड कैसे लेना है वो भी इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट मैंने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है, एक एक्सेल शीट मैंने जो है डेवलप की है, जिसकी हेल्प से एक 10th क्लास का स्टूडेंट भी इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से भर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ये आसान सी प्रोसेस। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके रेडी रखने हैं। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका पैन नंबर, उसके बिना तो आप लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे। आपका पैन नंबर, आपका आधार कार्ड, फिर आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल, जो भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं उन सब की डिटेल आपके पास रेडी होनी चाहिए, अकाउंट नंबर और IFSC कोड के साथ। देन आपके फॉर्म 16 का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आपके होने चाहिए आपके पास। आपका फॉर्म 16 आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे जो व्यूवर्स जो हैं कमेंट में पूछते हैं फॉर्म 16 कहाँ से डाउनलोड करें। तो फॉर्म 16 आप कहीं से डाउनलोड नहीं कर सकते, वो आपको आपका एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करता है। तो फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा LIC की जो रिसिप्ट्स हैं, आपके मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम जो भरी हैं उसकी जो रिसिप्ट्स हैं, इसके अलावा ट्यूशन फीस जो बच्चों की आप दे रहे हैं जो क्लेम करना है ATC में, और अदर कोई इन्वेस्टमेंट डिटेल्स हैं। यदि होम लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्लेम करना है तो जिस पर्टिकुलर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने होम लोन लिया है वहाँ से आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले रेडी कर लीजिए, उसके बाद ही जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के बिना अगर आप करेंगे तो आपसे कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करने के पहले आप अपना फॉर्म 16 और फॉर्म 26 AS दोनों कंपेयर जरूर कर लें। तो फॉर्म 16 तो आपको आपके एम्प्लॉयर से मिल जाएगा, तो फॉर्म 26 AS आप आसानी से ITR पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको ब्रीफ में बता दूं फॉर्म 16 और फॉर्म 26 AS में क्या डिफरेंस होता है। फॉर्म 16 में केवल सैलरी से रिलेटेड डिटेल होती हैं, यानी आपके एम्प्लॉयर ने आपके सैलरी अकाउंट में कितनी सैलरी क्रेडिट की है और उस पर कितना TDS कटा है। तो ये सैलरी से रिलेटेड डिटेल्स जो होती हैं फॉर्म 16 में मिलता है। और फॉर्म 26 AS में जो है ओवरऑल इनकम की डिटेल होती है। तो जितनी भी आपकी इनकम पॉसिबल है उन सारी इनकम्स पे कितना TDS आपका कटा है ये आपको मिल जाएगा फॉर्म 26 AS में। तो इसमें सैलरी की डिटेल भी मिल जाएगी, अगर आपको FD इंटरेस्ट पे आपका TDS कटा है तो वो भी आपको मिल जाएगा, कोई सा भी इनकम हो जिस पे आपका TDS कटा है तो वो सारी डिटेल फॉर्म 26 AS में आ जाएगी। तो फॉर्म 16 और फॉर्म 26 AS का जो है डिटेल कंपैरिजन मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे जो मेरा पूरा कंसंट्रेशन है अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पे है। फॉर्म 26 AS को एक बार स्कैन कर लें तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि सैलरी इनकम के अलावा क्या आपकी कोई अदर इनकम भी है जो आपको ITR में शो करना है। जैसे कि यदि FD इंटरेस्ट पे अगर TDS कटा है तो FD इंटरेस्ट भी आपको आपके ITR में शो करना पड़ेगा। तो मेरे केस में देखें फॉर्म 16 में चारों क्वार्टर में जो टोटल अमाउंट मुझे क्रेडिट हुआ है वो है 6,70,453 और जिसपे टोटल TDS कटा है 39,449 रुपीज़ का। अगर यही डिटेल में यहाँ पे फॉर्म 26 AS में चेक करता हूँ तो वही सेम अमाउंट जो है पेड क्रेडिटेड 6,70,453 एंड टोटल टैक्स डिडक्टेड 39,449। तो सेम अमाउंट 6,70,453 6,70,453 क्रेडिट और TDS 39,449 का, TDS 39,449 का। तो सैलरी डिटेल जो है आपकी एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए फॉर्म 16 के पार्ट A से और फॉर्म 26 AS से। यदि मिसमैच है तो आपको उसका रीज़न समझना पड़ेगा। यदि फॉर्म 16 की डिटेल में और फॉर्म 26 AS की डिटेल में कुछ मिसमैच होता है तो इन फ्यूचर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यदि आपको फॉर्म 26 AS और फॉर्म 16 में डिफरेंस दिख रहा है, मिसमैच दिख रहा है सैलरी डिटेल में, तो
आपको ये समझना पड़ेगा कि वो डिफरेंस क्यों है। और अगर आपकी डेट जो है पास आ चुकी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फॉर्म 16 को बेस मानकर आप अभी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो, और बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अगर नोटिस आता है तो आप जो है जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने फॉर्म 16 के बेसिस पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। तो आइए शुरू करते हैं ITR 1 कैसे फाइल करते हैं फॉर्म 16 की हेल्प से। तो आप साइट का नाम अच्छे से देख लीजिए, incometaxindiaefiling.gov.in है। तो ये साइट का नाम है, ये इनकम टैक्स का एक पोर्टल है जिससे इनकम टैक्स रिटर्न आप विदाउट एनी कॉस्ट फ्री में फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्टर्ड यूज़र होना चाहिए। यदि आप रजिस्टर नहीं हैं तो पहले अपने आप को रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन हियर करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड यूज़र हूँ तो मैं यहाँ पे लॉगिन हियर करके आगे बढ़ रहा हूँ। यूज़र ID जो रहता है वो आपका पैन कार्ड रहता है, तो पैन नंबर डाल दीजिए। पासवर्ड जब आप रजिस्टर करते हैं तो उस समय जो पासवर्ड आप फीड करते हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। पासवर्ड जो है वो केस सेंसिटिव है तो आपको ध्यान रखना है उस चीज़ का। देन डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो आपके पैन कार्ड पे प्रिंटेड है। देन कैप्चा कोड, तो ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है एज इट इज़ आपको यहाँ पे टाइप करना है। इन केस ये आपको क्लियर नहीं है तो यहाँ पे रिफ्रेश बटन दबा के आप इस टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये चेंज हो गया, उसके बाद एज इट इज़ टाइप कर दीजिए। देन लॉगिन। तो ये आप इनकम टैक्स रिटर्न की साइट पे लॉगिन हो गए। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको 3rd नंबर के ऑप्शन पे जाना है और उसमें सबसे पहला वाला ऑप्शन चूज करना है इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पैन जो है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। देन असेसमेंट ईयर जो है 18-19 रहेगा क्योंकि हम असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ITR 1 हम लोग सैलरीड पर्सन के लिए ITR भर रहे हैं, इसलिए ITR 1 यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सबमिशन मोड यहाँ पे आपको प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन करके चलना है। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करने के लिए अभी आपसे वो पूछ रहा है, आप अभी आई डोंट वांट टू ई वेरीफाई दिस इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। मैं आगे आपको बता दूंगा कि आप कैसे ई वेरीफाई कर सकते हैं सिंपल तरीके से। तो अभी आप ये 3rd ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। देन कंटिन्यू। सबसे पहला जो टैब रहेगा वो इंस्ट्रक्शन का रहेगा। सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है। जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि बैक बटन या बैक स्पेस नहीं दबाना है क्योंकि आप लॉग आउट हो जाएंगे। जो अमाउंट्स हैं वो इंडियन रुपीस में हैं। डेट का फॉर्मेट जो नॉर्मल होता है DD MM YY वही रहेगा। देन अपने वर्क को जो है टाइम पे सेव ड्राफ्ट करते रहना है क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम अगर लग रहा है तो ये जो सेशन टाइमर है ये एंड हो जाएगा और आप लॉग आउट हो जाएंगे। तो टाइम पे अपने वर्क को सेव ड्राफ्ट करके सेव करते रहें ताकि आपने जो भी डेटा फीड किया है वो लॉस ना हो जाए। एक और इम्पॉर्टेंट जो है इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पे नहीं लिखी वो ये है कि आपको इस पर्टिकुलर रिटर्न को फाइल करते समय कोई भी अटैचमेंट नहीं करना है। ना आपका फॉर्म 16 अटैच करना है, ना आपकी सैलरी स्लिप अटैच करना है, ना ही आपकी LIC की रिसिप्ट, ट्यूशन फीस की रिसिप्ट, किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होता है। ये पेपरलेस रिटर्न है। आप जो डिक्लेयर कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको सही मान के चल रहा है। हाँ, यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर डाउट होता है तो फिर वो आपसे वो डॉक्यूमेंट अलग से मांग सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्रॉपरली वेरीफाई करके ही डेटा इसमें फीड करें और जिस भी डॉक्यूमेंट से आप डेटा यहाँ पर फीड कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आप एक फ़ाइल में संभाल कर रखें ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी क्वेरी आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो आप उसे प्रोड्यूस कर सकें। देन आपका जनरल इन्फॉर्मेशन, तो जनरल इन्फॉर्मेशन में नाम से ही क्लियर है, इसमें आपका नाम, पैन नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर ये सब कुछ रहता है। तो ये सब कुछ ऑटो फिल आ रहा है, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है जिस पे स्ट्रिक यानी रेड स्टार आपको दिख रहा है वो डिटेल्स कंपलसरी है। यदि वो डिटेल कहीं पे ब्लैंक है तो वो आपको ज़रूर फिल करना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये जो डिटेल है ब्लैंक है बट यहाँ पे रेड स्टार नहीं है तो मैं इसे स्किप करके आगे बढ़ सकता हूँ। एम्प्लॉयर कैटेगरी में आपको एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना है। क्योंकि मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं तो मैं अदर करके चलूँगा। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो अकॉर्डिंगली वो वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करने की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2018 है। तो यदि आप 31 जुलाई 2018 के पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको ऑन और बिफोर ड्यू डेट फिल करके चलना है। यदि आप 31 जुलाई 2018 के बाद फिल करेंगे तो उस केस में आपको आफ्टर ड्यू डेट सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ऑन और बिफोर ड्यू डेट सिलेक्ट करके चल रहा हूँ।
मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 31 जुलाई 2018 के पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें, क्योंकि इस पर्टिकुलर ईयर से कंपलसरी पेनल्टी एप्लीकेबल है। तो यदि आप 31 जुलाई 2018 के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप पे 1000 से लेकर 10,000 तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो पेनल्टी से बचना है तो आप 31 जुलाई 2018 के पहले फाइल कर दीजिए, वेदर ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न। तो यहाँ पे जो आएगा रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न आएगा, क्योंकि हम पहली बार फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2018-19 का। सपोज इस रिटर्न में कोई गलती हो जाती है आपसे, तो इन फ्यूचर आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। उस केस में आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, तो उस केस में हम रिवाइज सेलेक्ट करेंगे। बट अभी हमारा ये ओरिजिनल रिटर्न है तो ओरिजिनल सेलेक्ट करके चलेंगे। देन आर यू गवर्न बाय पुर्तगीज सिविल कोड, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो आएगा, आपको नो ही सिलेक्ट करके चलना है। तो यहाँ पे सेव ड्राफ्ट कर लीजिए, सेव ड्राफ्ट आपको नहीं भूलना है। तो पहले 2 टैब हो गए, इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिए, जनरल इन्फॉर्मेशन देख लिए। अब इनकम डिटेल्स पे जाएं, तो ये हम आ गए 3rd टैब पे, इनकम डिटेल्स पे। तो अब यहाँ पे देखिए आपको कितनी सारी डिटेल्स देनी है। सैलरी, अलाउंसेस नॉट एग्जम्प्ट, वैल्यू ऑफ परक्विजिट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। तो काफ़ी सारी डिटेल मांगी है, और ये डिटेल जो है रेडिली अवेलेबल नहीं होती कहीं पे भी। तो ये जो है डिटेल हमें बनानी पड़ेंगी फॉर्म 16 की हेल्प से। लास्ट ईयर तक क्या होता था, आपको डायरेक्टली इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड सैलरीज डालना होता था, जो आपके फॉर्म 16 से मिल जाया करता था इजीली। तो लास्ट ईयर तक ये फाइल करना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट इस साल से आपको ये सारी डिटेल देनी है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये डिटेल्स इजी तरीके से भरने के लिए मैंने ये एक शीट डेवलप की है, एक्सेल शीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 टेबल्स हैं, टेबल 1, टेबल 2 एंड टेबल 3। दिखने में ये टेबल्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही हैं, बाकी इसे यूज करना काफी आसान है। बड़ी आसानी से आप सारे डिटेल्स आपके फॉर्म 16 से और आपकी सैलरी स्लिप की हेल्प से बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे नोट में भी लिखा है, ओनली येलो फील्ड्स आर टू बी फिल्ड। तो आपको केवल फिल सिर्फ येलो टैब्स करनी है, जो ग्रे सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला से फिल हो रही हैं। आप चेक कर सकते हैं हर ग्रे टैब में कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगा है। तो अब देखते हैं इस शीट को यूज कैसे करना है। सीक्वेंस से चलेंगे हम, टेबल 1, टेबल 2 एंड देन टेबल 3। टेबल 3 आपका जो है वो फाइनल रिजल्ट होगा। टेबल 3 की जो इन्फॉर्मेशन है वो एज इट इज आपके आईटीआर में फिल होनी है। तो सबसे पहले टेबल 1 फिल कर देते हैं। टेबल 1 आपको कैसे फिल करना है, सिंपल आपकी जो सैलरी स्लिप है, आप 12 महीने की सैलरी स्लिप उठाइए अपनी, अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2018 तक की, क्योंकि हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2018-19 का। इसमें जो हम लोग इनकम शो करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 मतलब अप्रैल 17 से लेकर मार्च 2018 तक। तो ये सारी सैलरी स्लिप जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको प्रोवाइड की है, इसमें जो आपकी बेसिक सैलरी है वो अमाउंट जो है आपको 12 महीने की यहाँ पे फिल करने हैं। हो सकता है आपके 12 महीने के अमाउंट जो है वो एक जैसे हैं, तो आप सिंपली उसे 12 से मल्टीप्लाई करके भी टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। मेरे केस में जो है सैलरी में रिवीजन जो होता है जुलाई में होता है, तो इस वजह से अप्रैल मई जून में सैलरी जो है अलग है, और जुलाई से लेकर मार्च तक 9 महीनों में अलग है। तो ये सबसे पहला अमाउंट आ गया आपका टोटल बेसिक सैलरी का। तो टेबल 1 फिल करना काफी आसान हो गया। ध्यान देना है यहाँ पे सैलरी कौन सी लेनी है, बेसिक सैलरी, बिल्कुल इजी। टेबल 1 फिलअप हो गया। अब टेबल 1 फिलअप करने के बाद आ जाइए आप टेबल नंबर 2 पे। टेबल नंबर 2 में आपको भी यहाँ पे भी सिर्फ कौन सी फील्ड भरनी है, जो येलो में फील्ड्स है। अच्छा, इस टेबल की खास बात यह है कि यहाँ पे जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं उनका सिंप्लीफाइड मीनिंग क्या है वो भी लिखा है, और ये आपको कहाँ से मिलेगा ये भी लिखा है। तो ये काफी सिंपल हो जाएगा सब कुछ करना। अब आगे टेबल 2 पे। टेबल 2 में जो सबसे पहला फिगर है, सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंट 17(1), ये आपको मिलेगा फॉर्म 16 से। तो फॉर्म 16 पे जाते हैं। फॉर्म 16 के आपके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके पास जो है क्वार्टरली डिटेल होती है कि कितना सैलरी क्रिएट हुआ है और उस पर कितना टीडीएस कटा है, और पार्ट बी में जो रहता है वो सैलरी का कंप्यूटेशन होता है। तो आपको पार्ट बी में जाना है। पार्ट बी में जो सबसे पहला फिगर है, सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंट 17(1). अच्छा, ये पार्ट बी का जो फॉर्मेट है वो हर पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए फिक्स होता है। आपको आपके फॉर्म 16 में एज इट इज टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी। तो सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 17(1) ये आपको उठाना है। तो ये आपको उठाना है 6,70,453। तो यहाँ पे लिख दिया 6,70,453। अब ये जो आपका पर्टिकुलर सैलरी है, अब इससे ध्यान से देखें, वैल्यू ऑफ परक्विजिट इसमें अलग है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी यहाँ पे अलग से दिया है, और टोटल। इसके बाद अलाउंस टू द एक्सटेंट एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10।
तो यहाँ पे जो मेरा अमाउंट है एग्जम्प्ट अलाउंसेस का वो क्या है, नील है। यहाँ पे मेरा कोई भी एग्जम्प्ट अलाउंस नहीं है। तो मेरे एम्प्लॉयर ने जितने भी अलाउंसेस दिए हैं वो फुल्ली टैक्सेबल है। तो हो सकता है आपके केस में यहाँ पे कोई ना कोई अमाउंट आ रहा हो, तो आपको ध्यान ये रखना है आपके केस में यहाँ पे कोई ना कोई अमाउंट हो सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो ये 6,70,000 को अगर अपन देखें तो इसमें क्या क्या है, इसमें आपके सैलरी के सारे कंपोनेंट आ गए। यानी इस पर्टिकुलर 6,70,000 में बेसिक सैलरी भी है और सारे अलाउंसेस भी हैं, वो चाहे टैक्सेबल अलाउंसेस हो चाहे वो एग्जम्प्ट अलाउंसेस हो। तो देखो यहाँ पे मैंने बाइफर्केट किया है सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंट सेक्शन 17(1). तो इसमें क्या क्या आ गया, बेसिक सैलरी आ गया, टैक्सेबल अलाउंसेस आ गए एंड नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस आ गए। तो इसमें सब कुछ आ गया। तो इसका जो टोटल है वो कितना है, 6,70,453। तो इसका टोटल आपने यहाँ पे लिख दिया। देन इसमें से लेस कर लीजिए नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस। वो आपको कहाँ मिलेंगे, अगेन फॉर्म 16 में ये वाला पार्ट, अलाउंस टू द एक्सटेंट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10। तो यहाँ पे आप, मेरे केस में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, वो 0 है। आपके केस में पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई अमाउंट होगा ही। तो अगर आपके केस में एग्जम्प्ट अलाउंसेस में कुछ भी लिखा है तो यहाँ से अमाउंट उठा के यहाँ पे लिख दीजिए। मेरे केस में मैंने 0 लिख दिया क्योंकि मेरे केस में है ही नहीं। तो ये जो पर्टिकुलर अमाउंट था वो बेसिक सैलरी, टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस था। उसमें से अगर मैंने नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस माइनस कर दिए, मतलब ये थर्ड वाला जो पोर्शन है वो हट गया, तो बचा क्या, बेसिक सैलरी प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें से देखिए फॉर्मूला लगा है, ये इसमें से ये माइनस होके ये वाला अमाउंट आ गया। इसके बाद ये जो आया बेसिक सैलरी प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस आया। अब आपको पता है आपकी बेसिक सैलरी कितना है, बिल्कुल पता है, वो कितनी है, 2,40,735 जो टेबल 1 में निकाल के रखी है। ये ऑटोमेटिकली उठ के यहाँ पे आ जाएगी फॉर्मूले से, आपको कुछ भी नहीं करना है ग्रे फील्ड्स में। तो अगर ये वाला अमाउंट था बेसिक सैलरी प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस का, इसमें से अगर आप बेसिक सैलरी माइनस कर देंगे, मतलब ये वाले पार्ट माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या, टैक्सेबल अलाउंसेस। तो ये आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस आ गया। बस यही जो था वो समझने की बात थी कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस कैसे निकाला जाए। आई होप कि आपको टेबल से क्लियर हो रहा है कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये देखिए, आपको ये जो फाइनल रिजल्ट है ये आपको इसी सीक्वेंस में मिलेगा जिस सीक्वेंस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करना है। देखिए, सैलरी एक्सक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस, सैलरी एक्सक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस, अलाउंसेस नॉट एग्जम्प्ट, वैल्यू ऑफ परक्विजिट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी। तो चलिए फाइनल टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहला जो है सैलरी एक्सक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस, परक्विजिट्स एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये आपसे बेसिक सैलरी डिटेल मांग रहा है। सिंप्लीफाइड मीनिंग क्या है इसका, बेसिक सैलरी। तो ये आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा टेबल 1 से 2,40,000, ये आप देख सकते हैं 2,40,735। इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, ग्रे फील्ड है। देन अलाउंसेस नॉट एग्जम्प्ट, यानी कि टैक्सेबल अलाउंसेस की बात कर रहा है। ये कहाँ से आ जाएगा, टेबल 2 से ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएगा, जो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है देखें 4,29,718। ये भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ग्रे फील्ड है, फॉर्मूला लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन थर्ड आपको देखिए क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ परक्विजिट। तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होता है, परक्विजिट्स का मतलब होता है सैलरी अदर देन कैश। कोई भी आपको कोई सुविधा दी है, आपको कोई भी काइंड में आपको कुछ भी प्रोवाइड किया है, जैसे सपोज आपको जो है अकोमोडेशन दिया हुआ है, रहने के लिए घर दिया हुआ है कंपनी ने, सैलरी नहीं देती पर रहने के लिए घर दिया हुआ है, तो वो भी एक सैलरी का पार्ट है। घर में एक सर्वेंट दिया हुआ है जिसकी सैलरी आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, तो कुछ फैसिलिटीज़ दी हुई है, तो उनकी मॉनेटरी वैल्यू है आपको यहाँ पे लिखनी रहती है। तो आपको यहाँ पे कहाँ से लिखना है, आपके फॉर्म 16 में डायरेक्टली दिया होता है। तो फॉर्म 16 आप देखेंगे, फॉर्म 16 अगर देखें तो ये देखिए फॉर्म 16 आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट, तो ये वैल्यू कितनी है, 0। हो सकता है आपके केस में कुछ वैल्यू हो तो वो लिख दीजिए। ये येलो फील्ड है तो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, तो ये 0 लिख दिया। देन क्या चाहिए, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है, अगर कोई परसेंटेज इंसेंटिव्स मिलते हैं आपको, कोई प्रॉफिट का परसेंट, आपका सैलरी का जो टर्म्स है वो इस तरीके से है कि जितना प्रॉफिट होगा उसका सर्टेन परसेंटेज आपको सैलरी दी जाएगी। तो ऐसा कुछ लोगों के केसेस में होता है। ये फिगर आपको कहाँ पे मिलेगा, अगेन फॉर्म 16 में। और फॉर्म 16 में देखा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17, यहाँ पे भी क्या है 0, तो ये आ गया 0 एज इट इज। देन आपको क्या चाहिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 भी कहाँ पे मिलेगा आपको, वहीं पार्ट बी में। ये देखिए अलग से लिखा है, डिडक्शन, 2 डिडक्शन होती है अंडर सेक्शन 16, एंटरटेनमेंट अलाउंस की और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, जिसे प्रोफेशनल टैक्स भी कहा जाता है।
तो एंटरटेनमेंट अलाउंस मेरे केस में कितना है, 0 है, और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट कितना है, 2288। तो ये जो है 0 + 2288, तो ये तीनों फिगर आपको डायरेक्टली कहाँ से मिल जाएंगे, फॉर्म 16 से। तो ये आपको जो है ऑटोमेटिकली ग्रे फील्ड है, इसको कुछ नहीं करना है। ये क्या आ गया, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। जैसे ये थर्ड टेबल प्रिपेयर हो गया, आपका जो है 100% काम हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये फिगर एज इट इज उठा के आपके इनकम टैक्स रिटर्न में फिल करना है। तो आइए जल्दी से फिल कर लेते हैं। सबसे पहला सैलरी वाला 2,40,735। देन allowances not exempt 4,29,718. देन 0 ये तो 0 है, ये 0 है। देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 2288। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज कितना आ गया, 668165। हमें ऑलरेडी पता था कि क्या अमाउंट आने वाला है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसकी प्रिपरेशन कर चुके थे इस शीट में। तो आई होप ये आपको शीट जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में। तो ये शीट जो है मैंने काफ़ी मेहनत से प्रिपेयर की है आप लोगों के हेल्प के लिए। इस शीट की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जहाँ से आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया सैलरी डिटेल की बात। जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन था अभी तक का, जो लोगों का कन्फ्यूजन था, वो यहीं पे था। अगर आपको ये शीट और फॉर्म 16 से क्लियर है तो आप इजीली भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है भरना। सिर्फ स्टेप बाय स्टेप जो है इस वीडियो को फॉलो कीजिए। और मान लीजिए एक्सट्रीम केस में आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपका रिटर्न जो है रिवाइज भी कर सकते हैं आप। रिविजन करना, रिटर्न का रिवाइज करना भी काफ़ी आसान है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो कीजिए और अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद भरिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पूरा सैलरी वाला पार्ट। अब आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर आप देखें तो यहाँ पे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पूछ रहा है। तो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में 2 टाइप है, सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट। तो अगर आप खुद रहते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड आएगा, और अगर आपने किराए पे दे रखी है तो लेट आउट आएगा। मेरे केस में जो मेरा जो घर है वहाँ पे मैं खुद रहता हूँ तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएगा। तो ये सारे फील्ड्स जो हैं वो ग्रे हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है। फिर मुझे सिर्फ क्या भरना है, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, यानी मेरा जो होम लोन चल रहा है उस पर मैंने जितना इंटरेस्ट दिया है वो मुझे यहाँ पे फिलअप करना है। आपके केस में अगर लेट आउट है तो आपको रेंटल की डिटेल वगैरह भी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। मेरे केस में क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सिर्फ मुझे इंटरेस्ट जो मैंने बैंक को दिया है अपने हाउसिंग लोन पे वो मुझे यहाँ पे फिलअप करना है। अब ये कहाँ से मिलेगा, ये आपने जिस बैंक से होम लोन ले रखा है वहाँ से आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको डिमांड करना पड़ता है। कुछ बैंक्स जो हैं ऑनलाइन भी प्रोवाइड करती हैं, उनके पोर्टल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करेगी जहाँ से आपने लोन लिया है। तो मेरे केस में हाउसिंग लोन इंटरेस्ट जो है वो है 1,60,502। तो ये HDFC का मेरा होम लोन है, HDFC से होम लोन चल रहा है, तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिला है। और यहाँ पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है 80C में हम डिडक्शन ले सकते हैं, वो भी बताऊँगा कैसे। और इंटरेस्ट पोर्शन का जो है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में हम डिडक्शन ले सकते हैं। आप नीचे भी देख सकते हैं, दिस सर्टिफिकेट इज इशूड इन ऑर्डर टू इनेबल यू टू क्लेम द डिडक्शन फ्रॉम टैक्सेबल इनकम अंडर सेक्शन 24B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो वो भी लिख रहा है कि इसका पर्पस क्या है, उसी पर्पस के लिए मैं उससे यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे केस में मुझे लिखना है 1,60,502 रुपीज़, 1,60,502। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गया क्योंकि ये इंटरेस्ट है, मतलब ये माइनस हो जाएगा आपकी इनकम से जो आप क्लेम कर रहे हैं। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसके अलावा आपकी कोई अदर सोर्स से इनकम है, जैसे कि आपका FD से कोई इंटरेस्ट वगैरह आता है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरे केस में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो देखिए ये जो है इनकम अंडर द हेड सैलरी, देन इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो ये तीनों को मिला के जो बोलते हैं ऐसे बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो मेरे केस में ग्रॉस टोटल इनकम इन तीनों का टोटल यानी 6,68,000, ये नेगेटिव और ये 0, तो ये एडजस्ट होके कितना गया 5,07,663। ये हो गया मेरा ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से जो माइनस की जाती हैं 80 की डिडक्शन, चैप्टर 6 से की डिडक्शन होती हैं, तो
तो ये डिडक्शंस माइनस होने के बाद जो आएगा वो आएगा टैक्सेबल इनकम। तो चलिए डिडक्शन में देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले 80C में क्या क्या आएगा समझ लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम यानी LIC की जो भी प्रीमियम्स है वो आपको लिखनी है। इसके अलावा आप प्रोविडेंट फंड PPF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। आपके होम लोन का प्रिंसिपल वाला कंपोनेंट भी इसी में आना है। इसके अलावा अगर आपके चिल्ड्रन जो हैं स्कूल जाते हैं तो उनकी स्कूल फी में जो है एक ट्यूशन फी नाम का कंपोनेंट होता है, उसका भी यहाँ पे आपको डिटेल देना पड़ेगा, वो भी क्लेम आप कर सकते हैं। एक्चुअली ये बंच ऑफ डिडक्शन है। तो ये सारे जो मैं डिडक्शन आपको बता रहा हूँ इन सबका टोटल आपको यहाँ पे लिखना है। अब मेरे केस में जो अप्लीकेबल है, एक तो होम लोन का प्रिंसिपल अप्लीकेबल है और दूसरा प्रोविडेंट फंड का अमाउंट। प्रोविडेंट फंड का अमाउंट कहाँ से मिलेगा? अगेन फॉर्म 16 में। तो चलिए दोनों डिटेल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 80C में। तो यहाँ पे मेरे फॉर्म 16 में मैं देख सकता हूँ 80C में जो अमाउंट है वो कितना है 29,322 रुपये। ये तो PPF का है। अच्छा, मेरा होम लोन का जो डिक्लेरेशन है वो मैंने कंपनी में नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे वो प्रिंसिपल वाला कंपोनेंट नहीं आ रहा है। तो मैंने एम्प्लॉयर को नहीं दिया था, बट अगर आप एम्प्लॉयर को नहीं देते हैं तो बाद में आप इसे क्लेम कर सकते हैं। अगर मैंने एम्प्लॉयर को वो डिटेल दे दी होती तो ऑलरेडी वो यहाँ पे 80C में इंक्लूड हो जाती, जो कि अभी नहीं है। तो 29,322 तो ये प्लस होम लोन का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट 38,642 प्लस 29,322 67,964। तो ये हो गया। उसके बाद 80CCC में पेंशन फंड में अगर आपने कोई अमाउंट डाला है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मेरे केस में ये 0 है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम आप पढ़ के देख सकते हैं आपके केस में जो अप्लीकेबल हो। इन्वेस्टमेंट मेड अंडर इक्विटी सेविंग स्कीम, तो आप देख सकते हैं अगर इनमें आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो। देन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है। तो मेरे केस में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है मैंने पेरेंट्स का जमा किया है, उसकी डिटेल देखते हैं फॉर्म 16 में है क्या। फॉर्म 16 में है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D 9845। तो ये आप जो मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं मैंने पेरेंट्स के लिए लिया है, तो उसका जो अमाउंट है यहाँ पे लिख देता हूँ 9845। तो मेरे केस में जो भी डिटेल्स थी वो मैंने यहाँ पे फिलअप कर ली। आपके केस में और भी डिटेल हो सकता है हो। अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट लिया है तो उसका इंटरेस्ट यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में अगर आपने कोई चैरिटी वगैरह की है उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल जो है वो 80G के कॉलम से उठ के आएगी, वो बताऊँगा कहाँ से आएगा। उसके बाद अगर 80G में रेंट है, अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है तो 80G में जो है आप रेंट क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये शीट में जब हम चल रहे थे तो यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रहा था कि यहाँ पे आपका कोई अमाउंट हो सकता है अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जाम अंडर सेक्शन 10 अलाउंसेस। तो मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे HRA का जो एग्जाम्शन वाला पार्ट है वो आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा अगर आपको HRA मिलता है एम्प्लॉयर से तो, क्योंकि 90% ऑफ केसेस में एम्प्लॉयज़ को HRA मिलता है। क्योंकि मेरे केस में मैं रेंट पे नहीं रहता हूँ, मेरा केस में मेरा खुद का घर है, इसलिए यहाँ पे HRA नहीं आ रहा है। तो आपके केस में मैं श्योर हूँ कि 90% चांसेस है कि यहाँ पे आपका HRA का एग्जाम्शन वाला अमाउंट होगा। तो अकॉर्डिंगली आपका जो भी एग्जाम्शन अमाउंट है वो आप चूज़ कर लीजिएगा। तो ये मेरा था ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से जो मुझे डिडक्शन मिल गई वो मिली 77,809 की। तो मेरा टोटल इनकम यानी जो टैक्सेबल इनकम आ गया 4,29,850 का। और ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा टैक्स बन रहा है 9,263 का। अब जाते हैं टैक्स डिटेल में। इसमें आपको दिख जाएगा आपका कितना TDS कटा है। तो मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे जो सैलरी है 6,70,000 अभी तक आई है, उस पर टैक्स काटा है 39,449 का। तो ये मेरा टैक्स कटा हुआ है। इसके अलावा अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स वगैरह पे करते हैं तो यहाँ पे आपका डिटेल आता है, जो कि सैलरीड के केस में कम ही होता है। देन टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे हम आए तो टोटल जो मेरा टैक्स पेड है वो कितना है 39,449। ये कहाँ से आया? जो मेरे एम्प्लॉयर ने TDS काट लिया वो ये अमाउंट है। और मेरा जो टैक्स बनता था वो कितना था वो आपने देखा, मेरा टैक्स बनता था 9,263।
तो मेरा जो एक्सेस जो TDS डिडक्टेड है वो मुझे रिफंड मिल जाएगा। तो एक्सेस कितना है, 30,190 रुपीज़ जो है मेरा एक्सेस TDS कटा हुआ है, जो मेरे एम्प्लॉयर ने काटा है, वो मुझे यहाँ पे रिफंड में आ रहा है। आपके केस में हो सकता है पेबल आए, या हो सकता है पेबल अमाउंट भी जीरो आए, रिफंड अमाउंट भी जीरो आए। यदि आपका TDS एग्जैक्ट कटा है जितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी है, तो उस केस में टैक्स पेबल भी जीरो आएगा और रिफंड भी जीरो आएगा। मेरे केस में रिफंड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपने होम लोन की डिटेल जो है अपने एम्प्लॉयर को नहीं दी थी, उसकी वजह से एम्प्लॉयर ने ज़्यादा TDS काटा, जो कि मैं अभी ITR में क्लेम कर रहा हूँ, तो मुझे रिफंड मिल जाएगा 30,190 रुपये का। ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया। इसके बाद अगर 1038 वगैरह में आपके कैपिटल गेन एग्जम्प्टेड है तो वो आप डिटेल दे दीजिए। अच्छा, एक डिटेल और इम्पोर्टेंट है जो आपको यहाँ देनी है, जैसे मैंने बताया था HR है, यहाँ पे ये जो डिटेल है वो एग्जम्प्टेड इनकम की है, सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज से है, इसका कोई भी ITR पे इफेक्ट नहीं आएगा, केवल रिपोर्ट हो रही है यहाँ पे, तो रिपोर्ट जरूर कर दें। तो आपके कोई अलाउंसेस हैं जो आपके एग्जम्प्टेड हैं, तो मोस्ट ऑफ द केस में वो HRA रहेगा, तो वो HRA यहाँ पे सिलेक्ट करके उसका अमाउंट जरूर लिख दें। तो ये मेरे केस में अप्लीकेबल नहीं है। अब मुझे बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है और सिंपल सबमिट करना है। अब बैंक अकाउंट की डिटेल जो है, आपको ध्यान ये रखना है कि जितने सारे भी बैंक अकाउंट आपके इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, यानी अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के बीच में जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, उन सब की डिटेल आपको यहाँ पे देनी चाहिए कंपलसरीली। और प्राइमरी बैंक अकाउंट आप वो रखिए जिसमें आप रिफंड चाहते हैं। तो मेरे यहाँ पे 2 अकाउंट है, तो जिस भी पर्टिकुलर अकाउंट में आप रिफंड चाहते हैं उसे आप प्राइमरी अकाउंट में लिखिए, और अदर बैंक अकाउंट का डिटेल जो है वो दूसरे वाले डिटेल में लिखिए। तो आपको ध्यान रखना है कि सारे बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है, क्योंकि आपके सारे बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड हैं, तो टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है। बेटर है कि आप खुद उन्हें प्रोवाइड कर दीजिए जो भी आपके बैंक अकाउंट की डिटेल है। तो ये डिटेल मैं भर देता हूँ फटाफट से। तो ये बैंक अकाउंट की डिटेल आ गई। बैंक अकाउंट की डिटेल एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के बाद आगे बढ़ जाएं। इसके बाद प्लेस में आपको लिखना है जहां से आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं। मैं इंदौर में रहता हूं, तो ये इंदौर आ गया। देन अच्छा, इसके पहले आई फर्दर डिक्लेयर दैट आई एम मेकिंग दिस रिटर्न इन कैपेसिटी एज, तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल लिख के चलना है। ये आपसे डिक्लेरेशन ले रहा है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर ITR में दी है वो करेक्ट है और किसी भी तरीके की गलत इन्फॉर्मेशन आपने इसमें नहीं दी है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कुछ भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं हो रहा है, पर इन फ्यूचर अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर डेटा जो है गलत भरा गया है, तो उसका प्रूफ आपसे मांग सकते हैं। इसलिए सारे प्रूफ जो हैं एक फाइल में सेव करके रखें ताकि फ्यूचर में आप उसे प्रोड्यूस कर पाएँ। सेव कर लें एक बार। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जितनी भी डिटेल डालनी है वो डाल चुके हैं हम। एक ATG है, ATG वो जो है डोनेशन का होता है। कुछ संस्थाएं होती हैं, कुछ NGOs होते हैं जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं, और यदि आप उनको डोनेट करते हैं तो उसका आपको डिडक्शन मिलता है सर्टन परसेंटेज। तो सब कुछ होने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट बटन है। तो प्रीव्यू एंड सबमिट बटन जब हम दबाएंगे तो प्रीव्यू आने वाला है। ये आपको एक पॉपअप दे रहा है कि सारे डिटेल जो हैं ओके करने के पहले वेरीफाई कर लें। हमारे केस में हमने सब कुछ प्रॉपर चेक कर लिया है, तो ओके करके हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे ये प्रीव्यू एंड सबमिट बटन जब दबाते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू बटन आता है। यहाँ पे हम जो अभी चेक कर रहे हैं प्रीव्यू, अभी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं हुआ है, ये प्रीव्यू आ रहा है। जब आप इंश्योर हो जाएं कि सब कुछ बराबर है तो यहाँ पे सबमिट का बटन दबा दें। अगेन वो वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है सारी चीज़ें। ओके, तो जैसे आपने सबमिट किया तो ये देखिए योर रिटर्न हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। तो रिटर्न जो है आपका सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुका है, फाइल हो चुका है। बट अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपको इसको वेरीफाई करना बाकी है। रिटर्न वेरीफाई करने के बाद ही जो है रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। वेरिफिकेशन करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप इसका एक्नॉलेजमेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेंड कर सकते हैं विद इन 120 डेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एड्रेस पर 120 दिन के अंदर आप भेज सकते हैं साइन करके। और दूसरा तरीका है ऑनलाइन जो है आधार के जरिए उसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम चूज़ करने वाले हैं यहाँ पे ऑनलाइन वेरीफाई करने वाले हैं। उसके लिए आप वापस जाइए डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे एक बार व्यू कर लीजिए आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुआ है कि नहीं। व्यू रिटर्न एंड फॉर्म्स पे गए। व्यू रिटर्न एंड फॉर्म्स के बाद आप यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न चूज़ कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2018-19 ITR 1 जो है फाइल हो चुका है। ये इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर है। स्टेटस क्या है, रिटर्न अपलोडेड बट पेंडिंग फॉर ITR-V या ई वेरिफिकेशन। तो वेरीफाई करने के लिए ये जो ग्रीन टैब है क्लिक हेयर
टू व्यू योर रिटर्न्स पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। अब ये देखिए जो ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है वही रिटर्न आया 18-19 का। यहाँ पे ई वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। ई वेरीफाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे 3 ऑप्शन पूछेगा, उसमें से आप जो है आप थर्ड ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP। तो अभी मैं थर्ड ऑप्शन चूज़ करके चल रहा हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आधार में जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, एक पासवर्ड आएगा। उस पासवर्ड को आप जैसे ही यहाँ पे फीड करेंगे और फीड करके जैसे सबमिट करेंगे तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए सबमिट कर देते हैं कोड डाल के। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार विथ UDI। ये देखिए रिटर्न सक्सेसफुली ई वेरीफाइड, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट। तो आपका रिटर्न जो है वो यहाँ से वेरीफाई हो गया। फिर से जाके आप चेक कर सकते हैं डैशबोर्ड पे जाके व्यू रिटर्न फॉर्म्स में इनकम टैक्स रिटर्न्स सबमिटेड। अब यहाँ पे चेक कीजिए क्या आ रहा है, सक्सेसफुली ई वेरीफाइड। तो जब तक हमने ई वेरीफाई नहीं किया था तो वो बता रहा था कि अपलोड हो चुका है पर पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, बट यहाँ पे क्या हो गया, ई वेरीफाई हो गया। अब इसका पहले वाला रिटर्न क्या आ रहा है, ITR प्रोसेस आ रहा है। तो अभी मैंने ये ई वेरीफाई किया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इसको चेक करेगा, उनको अगर सब कुछ सही लगता है तो वो भी क्या हो जाएगा, प्रोसेस में आ जाएगा और मेरा जो रिफंड बनता है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में 30 से 45 दिन लगते हैं। तो 30 से 45 दिन मुझे वेट करना पड़ेगा अपने रिफंड के लिए। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। इजी तरीके से मैंने बताया कि कैसे इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना है। अब देखें ऑलमोस्ट टाइम जो है 4:42 हो गया है सुबह का टाइम। 3:30 बजे से जो है हम लोग ट्राई कर रहे थे इनकम टैक्स रिटर्न पे वीडियो बनाने के लिए। तो इसमें जो हार्ड वर्क है आपको समझ में आ रहा होगा कितना हार्ड वर्क लगता है एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने के लिए। आपसे थोड़ा सा सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का जो है बेनिफिट उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए बनाता रहूँगा जो आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। जल्दी मुलाकात होगी एक और नए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।